नमस्कार एवरीवन। डिकोडिंग पर्सनल फाइनेंस में आपका स्वागत है। हम यहाँ पर अपनी पैसे की समझ को बढ़ाते हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स नहीं हूँ और मैं यहाँ कुछ बाई या सेल करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो जब लोगों को पता लगता है कि मुझे फाइनेंस की कुछ नॉलेज है, तो सबसे पहला क्वेश्चन वो मुझसे ये पूछते हैं कि किस शेयर में पैसा लगा दूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट से पहले भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना होता है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग यही है कि आप फाइनेंस से रिलेटेड और अपने से रिलेटेड या अपने परिवार से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में सोचें, फिर आगे बढ़ें। तो हम केवल फाइनेंस की बात कर रहे हैं आज। सबसे पहला काम है कि आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। कुछ भी आपदा आ सकती है, कोविड आ सकता है, घर में किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बीमार पड़ सकता है, किसी फ्रेंड को पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, फ्रेंड या रिलेटिव को। तो आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए ये पैसा? मिनिमम 3 to 6 मंथ का पैसा जो है, जो आपका मंथली एक्सपेंस है, इंक्लूडिंग द ईएमआई। अगर आप कोई लोन ले रखा है, आपकी ईएमआई है, तो ये पैसा आपके पास होना चाहिए, या तो बैंक सेविंग अकाउंट में हो या आपके पास घर में हो। और ये डिपेंड करता है कि आपका फैमिली का बैकअप क्या है। फिर भी आप 3 to 6 मंथ रखें। अगर बैकअप आपका अच्छा नहीं है तो एटलीस्ट 12 मंथ का आप बैकअप रखें। ये रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट आपको महंगाई से ज़्यादा रिटर्न देते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, तो इन सब में क्या होता है कि पैसा फ्लक्चुएट करता है, प्राइस फ्लक्चुएट करता है। मान लीजिए आज निफ्टी 20,000 पर है, 22,000 पर है, और आपने आज पैसा लगाया, वो 3 महीने बाद गिर के 20,000 पे आ गया और उस समय आपको पैसे की जरूरत पड़ी। तो आप क्या करेंगे? आप अपने इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल लेंगे। तो आप गलत टाइम पे पैसा निकाल लेंगे तो आपका पैसा ग्रो नहीं होगा। तो इसलिए ये इमरजेंसी फंड इसलिए जरूरी है कि जब कुछ प्रॉब्लम हो तब आप अपने इन्वेस्टमेंट से पैसा मत निकालें। फिर जब आपने इमरजेंसी फंड बना लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप है आप अपनी फाइनेंशियल जो आपके फाइनेंसेस हैं उनको सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस पर रिलाई करें। सबसे पहले आपकी लाइफ का इंश्योरेंस। जो भी वर्किंग मेंबर है, अर्निंग मेंबर है, उसका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, जिसमें प्रीमियम वापस नहीं आता, जैसे कार का इंश्योरेंस होता है। और ये आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ये सस्ता पड़ता है। और किसी बड़ी कंपनी से लें। और ऑन एन एवरेज ये 20 टाइम्स ऑफ एनुअल एक्सपेंस, आपका साल का जो खर्चा है उसका 20 टाइम्स होना चाहिए। मान लीजिए अभी आपके पास इतने पैसे नहीं है, तो फिर भी आप 8 टाइम्स 10 टाइम्स जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, अभी कम से कम उतना तो करिए। ये पैसा आपकी फैमिली के काम आएगा। ये इंश्योरेंस आपके लिए नहीं है। ये अगर आपको या मुझे किसी को भी कुछ होता है तो उसके परिवार के लिए पैसा है। फिर साथ में एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लें। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी सस्ती होती है। दूसरे, आज की डेट में अगर आप बाकी अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो जो मेजर रिस्क है वो एक्सीडेंट का है। एक्सीडेंट इज एन एपिडेमिक नाउ। तो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी बहुत सस्ती पड़ती है और ये आपका इलाज का खर्चा भी देते हैं, और कुछ इंश्योरेंस भी कवर होता है। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस है वो मेडिकल इंश्योरेंस है। तो मेडिकल इंश्योरेंस में एक बेस प्लान होता है जो लेना आपको जरूरी है, और उसके ऊपर सुपर टॉपअप होता है जो थोड़ा सा और सस्ता पड़ता है, लेकिन वो बिना बेस प्लान के आपको सुपर टॉपअप नहीं मिलता। मेरी समझ में जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो हर फैमिली का अलग होना चाहिए। रीजन बीइंग कि जो सीनियर मोस्ट बंदा होता है उसकी एज के हिसाब से इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं 50 से ऊपर हूँ, मेरा बेटा 20 का है, तो जो बेटे का इंश्योरेंस कवर है वो भी मेरे हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। फिर कोई रूम रेंट कैपिंग नहीं होनी चाहिए, और इसको आप एजेंट से ले सकते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस आप डायरेक्टली ऑनलाइन ले सकते हैं। अब आपको कैसे पता लगे कि कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा इंश्योरेंस सही है? तो एक इजी तरीका है कि आपके आसपास जो हॉस्पिटल हैं जिनमें आपको लगता है कि आप इमरजेंसी में जाएंगे, तो
हर हॉस्पिटल का एक इंश्योरेंस सेक्शन होता है, एम्पेनलमेंट सेक्शन होता है। वहाँ जाके आप वहाँ के क्लर्क ऑफिसर से बात करेंगे तो वो आपको सही से गाइड कर देंगे कि किस इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम में प्रॉब्लम नहीं आती। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं डॉक्टर्स की तरह, जिनको सूट का फेस करनी पड़ सकती है, लीगल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो उनके पास इंडेमनिटी इंश्योरेंस होना चाहिए। और कितना होना चाहिए ये आपके रिस्क पे डिपेंड करता है। मेडिकल इंश्योरेंस भी अ, आपका यूजली मिनिमम, जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर में कितनी कॉस्ट है। बड़े शहरों में कॉस्ट ज़्यादा है, जो मिडिल टायर 2 सिटीज जिनको बोलते हैं उनमें कॉस्ट रिलेटिवली कम है और फैसिलिटी लगभग सारी हैं। और बाकी इंश्योरेंस जैसे घर का इंश्योरेंस, शॉप का इंश्योरेंस, एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस, की पर बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो इंश्योरेंस कराएं। ये इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड दोनों सिर्फ इसलिए हैं कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को ना छेड़ें, गलत टाइम पर पैसा ना निकालें। फिर आता है लोन। तो मैं एक मिडिल क्लास हूँ और कंजर्वेटिव हूँ, तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि जो लोन है वो केवल नेसेसिटी के लिए होना चाहिए। आपको घर बनाना है, आपकी नेसेसिटी है, बच्चों की एजुकेशन है, दैट इज नेसेसिटी। और जहाँ तक पॉसिबल हो आप अपने लोन को रिड्यूस करें या एलिमिनेट करें, तो आप मेंटली पीसफुल रहेंगे। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपको कैलकुलेट कराएंगे कि अगर आप इतना ही पैसा म्यूचुअल फंड में रखेंगे तो इतना सारा ग्रो करेगा। मुझे वो सब थ्योरी समझ नहीं आती। समझ तो आती है बट मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ कि मेरा लोन पहले चुकता हो जाए तब मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचूं। लोन शुड बी टेकन कि आपका ईएमआई जो है वो 30% टेक ऑफ इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, टैक्स काट के आपके पास 70,000 रुपये आते हैं, तो 70,000 का 30% मान लीजिए 21,000 रुपीज़ आपका ईएमआई होना चाहिए। इससे ज़्यादा ईएमआई नहीं होनी चाहिए। और जो लोन होता है वो एसेट जनरेशन या नेसेसिटी के लिए हो। हाँ, वो हो गया, एजुकेशन हो गया, आप कोई बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, शॉप लगा रहे हैं, क्लिनिक लगा रहे हैं। लग्जरी के लिए लोन लेना समझदारी नहीं है। लग्जरी मीन्स आपके पास एक ठीक ठाक सी कार है लेकिन आपको दूसरों को दिखाने के लिए ऑडी खरीदनी है। और चूंकि दूसरे लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं कि वो विदेश घूमने गए हैं तो आपको विदेश घूमने जाना है। तो ये सब लग्जरी है जो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन लोन लेके जाना ठीक नहीं है। फिर आता है, पहले आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट करा, फिर आपने इंश्योरेंस लिए और अपना लोन चुकता करने की कोशिश करी या उसको लिमिट में लेके आए। फिर आप अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करिए। नेटवर्थ क्या होती है? आपकी एसेट और लायबिलिटी का डिफरेंस। एसेट जो भी आपके पास है, कैश, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, गोल्ड, रियल एस्टेट, जो भी है। अपने घर को मैं एसेट नहीं मानता क्योंकि मैं इसको कभी बेचूंगा नहीं। और ये हमेशा हमारे ऊपर खर्चा ही रहता है कि आज ये मेंटेन कराना, आज वो मेंटेन कराना, बिजली का बिल है, पानी का बिल है। तो बाकी चीज़ों को आप अपने एसेट में काउंट करें। लायबिलिटी आपके पर लोन एक्सपेंसेस जो भी हैं, दैट इज लायबिलिटी। तो नेटवर्थ इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। ये आपका एसेट ज़्यादा है तो नेटवर्थ पॉजिटिव होगा, अदरवाइज निगेटिव होगा। फिर जब आपने नेटवर्थ कैलकुलेट कर लिया तब आप अपने फाइनेंशियल गोल्स लिखिए कि आपको लाइफ में फाइनेंसेस क्यों चाहिए। तो ये टाइम लिमिट पे डिपेंड करेगा। शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं आपके, मान लीजिए 3 साल में आपको क्लिनिक बनानी है, शॉप बनानी है। 4 से 7 साल के बीच में आपको अपना घर बनाना है। और लॉन्ग टर्म गोल मतलब 7 साल से ज़्यादा आपको बच्चों की मैरिज करनी है, एजुकेशन दिलवानी है उनको, हायर एजुकेशन, और रिटायरमेंट प्लान करना है। सो टेक होम मैसेजेस कि आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करें, इंश्योरेंस करें अपना, लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, देन मेडिकल इंश्योरेंस, इंडेमनिटी इंश्योरेंस और अदर इंश्योरेंसेस। और ये सब इसलिए क्योंकि आप अपने इन्वेस्टमेंट को गलत टाइम पर छेड़ेंगे नहीं, उसमें से गलत टाइम पे पैसा नहीं निकालेंगे। लोन ख़त्म करें या कम से कम करें, अपना नेटवर्थ कैलकुलेट करें, अपने गोल्स डिसाइड करें, क्योंकि उस गोल के हिसाब से डिसाइड होगा कि आप किस
इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में अपना पैसा लगाएंगे, आप बैंक एफडी में रखेंगे, म्यूचुअल फंड की अलग अलग वैरायटी होती है उनमें रखेंगे, शेयर्स में लगाएंगे, रियल एस्टेट लेंगे, गोल्ड लेंगे, वो सब इन पे डिपेंड करेगा। तो अगेन टू रिमाइंड यू कि दूसरों को कॉपी करने की कोशिश ना करें, किसी के मैसेज या सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे देख के तुरंत जंप ना करें, पहले उसको समझें फिर अप्लाई करें। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे हेल्प करें कि मैं दूसरों को फाइनेंशियली एजुकेट कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। हैव ए लवली डे अहेड।